गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हमें। जैसा कि फ्रेंड प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो कि आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल हम लोग 10 क्वेश्चंस पर वीडियो देख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी बेस्ड आएंगे या थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको थोड़ा सा वो बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। आपका कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एमएस ऑफिस में यूज नहीं किया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन है जैसे स्कैनर। तो स्कैनर हम लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना या इमेज को स्कैन करना हो तो इसका जो वर्क होता है वो स्कैन करने के लिए, जो कि आप स्कैन करके उसे आप इंसर्ट के थ्रू जाके आप एज ए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर है लाइट पेन। इसका जो यूज होता है वो आपको कुछ लिखने के लिए यूज किया जाता है, जो कि एमएस ऑफिस के जो एमएस पेंट हुए या फिर एमएस वर्ड में भी आप यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से आपको माउस, जो कि आपको इनपुट डिवाइस है जिसका रोल आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट या अदर जो एमएस ऑफिस के वर्क होते हैं आप उसमें कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन से आपको जॉयस्टिक, एक्चुअली ये गेमिंग के लिए यूज होता है। तो एज पर क्वेश्चन इसके जो सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज of cell that start in cell C1 and goes over the column H and down to row 10। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई सेल रेफरेंस जो कि C1 से स्टार्ट होता है और H के 10 तक जाता है तो उसे आप किस तरह से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा एक्सेल में आ जाते हैं। तो जैसे कोई भी आप सेल में जब कर्सर रखते हैं तो ये वाले सेक्शंस में आपको उसके सेल नंबर शो करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया था C1 से लेके, जो कि आपको C and 1, ये वाले C यहाँ पर हो गए और ये वाले 1 हो गए। तो यहाँ पर जब आप कर्सर रखिएगा यहाँ आपको C1 शो करेंगे और C1 से H10 तक। तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको H10 तक। तो वही आपको एज ए क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूला लगाकर आपको कुछ समझाना चाह रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला छोटा सा लिख देता हूँ सम का। ठीक है, सम का जब मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ H10 तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके जो रेंज हुए वो आपको किस तरह से शो करेंगे। तो ये जो आपको शो कर रहे हैं C1 से C1 सेमी कॉलम H10, तो यही चीज आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको वो किस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको एज पर क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएंगे वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, C1 कॉलम H10, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर एडिशन ऑफ ए रो एट द एंड ऑफ रो ऑफ ए टेबल इन एमएस वर्ड, मूव द कर्सर एट द एंड एंड यूज्ड। यहाँ पर आपको बोला गया है एक टेबल में आपको एक रो इंसर्ट करना है, और वो भी किस तरह से करना है कि कर्सर आपको एंड में रखने हैं और उसके बाद आप कौन सा की प्रेस करेंगे कि आपको एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए इसे समझ लेते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने का जो तरीका है, इंसर्ट्स में जाके आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है थ्रू कीबोर्ड तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको प्लस और इस तरह से माइनस करके भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इंटर कीजिएगा तो आपको वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे पहले हटा देता हूँ और मैं यहाँ से आपको कुछ रो एंड कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था एज पर क्वेश्चंस कि अगर आपको एक रो इंसर्ट करना है, जो कि लास्ट में कोई रो इंसर्ट करना है, तो कर्सर फॉर एग्जांपल आपको बोला गया था कि लास्ट में रखने हैं और उसके बाद आप कौन सा की प्रेस करेंगे। तो उसके लिए होते हैं टैब की। जब आप टैब इस तरह से कीजिएगा ये लास्ट में जाएंगे, फिर वो न्यू इंसर्ट होते जाएंगे। इस तरह से जितना बार आप टैब कीजिएगा एक एक ये आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद वो नीचे इंसर्ट होते रहेंगे। सेम चीज आप यहाँ भी इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ जब प्लस करके और इस तरह से मैं इंसर्ट कर रहा था, तो आप देखिएगा कि जब मैं यहाँ इंटर करूंगा और उसको जब मैं टैब यूज करूंगा तो ये इंसर्ट होते चले जाएंगे। तो सेम चीज यही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको कर्सर आपको एंड में रखने हैं और किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो एज पर क्वेश्चन इसके जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, टैब के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। तो इसमें एक्चुअली बोला जा रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो इसे समझ लेते हैं ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है और एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस होते हैं उसका यूज क्या होता है। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं समझिएगा आप ये नहीं जान पाइएगा उसका वर्क क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको स्किल टेस्ट में भी आएंगे और एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं।
तो आइए देख लेते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ डेटा एक छोटा सा एंट्री कर देता हूं। तो जिसे ये मैंने छोटा सा डेटा एक एंट्री कर दिया, मैं यहाँ चाह रहा था इसका सम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे सम कर देता हूं, इतने प्लस इतने, ठीक है। ये इसे मैंने सम कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे जब मैंने ड्रैग किया तो ये वाले मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये आपको शो कर रहे हैं कि ये प्लस ये, जो कि G4 एंड H4, ठीक है। और जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहे हैं कि ये वाले और ये वाले। मैंने सम के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था, ये वाले प्लस ये वाले, मैंने G4 और H4 लगाया था। और जब मैंने इसे ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिक आगे वाले सेल ये कैलकुलेट होते चले गए, ठीक है। अब रहा बात कि मैं कुछ और इसमें एडवांस में करना चाह रहा था, जैसे कि मैं कुछ और डेटा कुछ एंट्री कर लेता हूं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि सभी डेटा में आपको 100 ऐड हो जाए। तो अब मैं दोबारा सेम कंडीशन लगाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू लगाता हूं और मैं यहां पर क्लिक करता हूं, जो कि E11 हो गया, और प्लस इस सेल को मैं ऐड करता हूं, ठीक है। तो यहां मैं करना चाह रहा हूं कि इस सेल से आपको 100 ऐड हो जाए, इस सेल से भी 100 ऐड हो जाए, इस सेल से भी 100 ऐड हो जाए, इस सेल से भी 100 ऐड हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं। जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं तो जैसे कि ये वाले तो ऐड हो गए, लेकिन सेकंड वाले में देखिएगा तो ये वाले और प्लस ये वाले, उसी तरह जैसे जैसे आप आगे जाते जाइएगा तो आप देखिएगा वो नीचे वाले में चले जा रहे हैं। क्योंकि वो होते क्या है कि ऑटोमेटिक जब ये ड्रैग होते हैं तो उसके जो नेक्स्ट वाले जो सेल हैं वो आपको कंटिन्यू लेते चले जाते हैं। तो इसके लिए एब्सोल्यूट वाले जो फंक्शन होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो उसका जो यूज होता है वो एक सेल को लॉक करने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होते हैं उसे मैं यूज करना चाह रहा था। तो सबसे पहले आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके F4 कीजिएगा तो आपको एब्सोल्यूट लग जाएंगे। एक चीज यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर $1 लग गए और एक यहाँ पर $1 के साइन लग गए, ठीक है। और बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि E11 ये ऑलरेडी है, लेकिन ये डॉलर और ये डॉलर दोनों लग गए। दोबारा से जब आप F4 कीजिएगा तो देखिएगा कि एक ये वाले E के पहले वाले जो डॉलर थे वो हट गए, उसके बाद फिर ये जो 11 वाले इसमें रह गए। फिर से एक बार जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा कि E से पहले लग गए और 11 के बाद वाले जो थे वो हट गए, और फिर से एक बार कीजिएगा तो वो दोनों में हट गए। एक में होते हैं कि रो एंड कॉलम दोनों लॉक होने के लिए, एक में होते हैं कि रो लॉक करने के लिए, एक होते हैं कॉलम लॉक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं रो एंड कॉलम दोनों को लॉक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे F4 नॉर्मल क्लिक करता हूँ, जो कि आपको E11 E भी लॉक हो गए, 11 भी लॉक हो गए, ठीक है। अब मैं जब यहाँ इंटर करता हूँ तो यहाँ जैसे कि ये वाले तो ऑलरेडी है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि E11 जो है वो ऑलरेडी आपको सेम रह गए, लेकिन ये आपको G13 ये आपको कंटिन्यू चेंज हो रही, जैसे कि G13 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको G14 हो गए, मतलब ये वाले आपको कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपको ये वाले आपको चेंज नहीं हो रहे क्योंकि मैंने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया था, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने फिक्स किया था तो ये आपको चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इधर वाले जो हैं ये वाले वैल्यू आपको चेंज हो रहे हैं क्योंकि ड्रैग करने में आपको वो जो सीक्वेंस होते हैं वो चलते रहते हैं। तो एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होते हैं, आपका जो वर्क होता है वो किसी सेल को फिक्स करने के लिए होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं SSC CGL के जो स्किल टेस्ट होते हैं, जो कि टायर 4 वाले, उसमें बहुत बार देखे गए हैं, जो कि आपको अभी रिसेंट में भी अगले मंथ आपको 15th को एग्जाम है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बनते ही बनते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका एच पर आपको क्वेश्चंस आपको आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन MX एक्सेल। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं जो कि आपको पावर वाले फॉर्मूला है, तो कौन से फॉर्मूला आपको सही रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेन चेंजेस है आपको 2 और 3 के बीच के जो सिंबल है वो केवल चेंज हुए हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पावर वाले जो फॉर्मूला लगाते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो इक्वल टू POWER पावर, ठीक है। जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ सजेशन शो करेंगे कि आपको कितनी के पावर लगाने हैं और क्या पावर लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं 4 के पावर लगाना चाह रहा हूँ और 4 के पावर को मैं 3 लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ कोमा के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ कोमा लगा के यहाँ 3 कर देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से करके मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया 4 के पावर 3 यानी कि 64। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो पावर और जिसके पावर है जो कि नंबर जो है वो, और उसके बाद कोमा और उसका जो पावर वाले जो रहते हैं कितने पावर लगाने हैं वो करके आप इंटर कीजिएगा, आपको हो जाएंगे। तो यहाँ एच पर क्वेश्चन इसके जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
जो कि आपको कोई भी फॉर्मूला लगते हैं तो आपको कोमा लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी आपको फॉर्मूला लगेंगे तो आपको कुछ इंटू या प्लस वलस के जो साइन नहीं लगते हैं, फॉर्मूला में हमेशा कोमा ही लगते हैं। नेक्स्ट बोला गया है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज। आपको MS पावर पॉइंट के मैक्सिमम जूम कितने रहते हैं। देखिए इसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं आप किस तरह से उसके जूम को देख सकते हैं। जूम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आपको यहाँ पर जो शो करते हैं आप इसके थ्रू, जो कि आप यहाँ से मैनेज इसे कर सकते हैं, जो कि प्लस माइनस से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा चीज, जब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो करते हैं कि आप कितने जूम रखना चाहते हैं, और या फिर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ प्रीसेट्स रहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम 400 यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या मैं यहाँ पर 600 कर दूं तो ये आपको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया ये ऑटोमेटिक 400 हो गया। तो इसके आपको मैक्सिमम जूम होते हैं, ये आपको 400 रहते हैं। इसके आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ व्यू में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू में जब जाइएगा यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे। तो इसके आपको एज पर क्वेश्चन आपको इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको 400। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेल व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। आपको जो सम इफ वाले जो फंक्शन रहते हैं उसका रोल क्या है। तो सम इफ को समझने के लिए हम लोग MS एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आपको फॉर्मूला लगा के। तो जैसे कि पहले मैं यहाँ पर सम का कुछ फॉर्मूला लगाना चाह रहा था, तो मैं सम का इस तरह से लगा के और यहाँ पर इंटर करके इस तरह से मैं इंटर कर देता हूँ और इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये एक्चुअली नॉर्मल सम हो गए, लेकिन जो सम इफ वाले जो फॉर्मूला होते हैं वो एज पर क्राइटेरिया काम करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लगाना चाह रहा था कि 60 प्लस से जो वैल्यू है वो आपको केवल सम हो, अदरवाइज वो सम ना हो। तो सम इफ वाले जो कंडीशन है उसे लगाने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करने हैं, आपको रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करने हैं। इस तरह से हम लोग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा आपको लगाने हैं। मैंने प्रीवियस वाले एक क्वेश्चन में बताया था कि आपको कोई भी फॉर्मूला लगते हैं तो उसके जो डिवाइड होते हैं वो आपको कोमा से डिवाइड होते हैं। तो कोमा लगाने के बाद आपको सेकंड क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया सम इफ में जो लगते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जाएंगे, और डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद आपको जैसे ग्रेटर देन 60 में यहाँ देना चाह रहा था कि जो 60 से प्लस हो वही केवल सम हो। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज, और जब यहाँ इंटर कीजिएगा तो यहाँ आप देखिएगा केवल जो आपको 60 से प्लस, जैसे कि ये 60 से प्लस थे और ये 60 से प्लस थे, तो इसे ही केवल सम किया गया और बाकी वाले जो डेटा है उसे सम नहीं हुआ है। तो यहाँ इस पर क्वेश्चन इसके जो आंसर है वो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको वैल्यू जो कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। आपको जो भी कंडीशन दिए रहेंगे उस पर आपको उसके वैल्यू कैलकुलेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीचर्स इन MS एक्सेल डेट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ कॉलम में डेटा है और उसे आपको डिस्प्ले करना है एज पर क्राइटेरिया। तो आइए उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कुछ डेटा है और डेटा को एज पर क्राइटेरिया अगर आपको डिस्प्ले आपको हाइड करना है या शो करना है तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस रहते हैं आपको रहते हैं यहाँ पर फिल्टर वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, इसमें आप जब फिल्टर लगाइएगा तो उसे आप एज पर क्राइटेरिया उसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप शो कर रहे हैं कि कुछ मार्क्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो 80 से ऊपर मार्क्स है वो केवल शो हो, यहाँ से भी आप इसे हाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं ग्रेटर देन लगाना चाह रहा हूँ तो ग्रेटर देन यहाँ पर 80 अगर किया तो यहाँ पर आप देखिएगा 80 से प्लस से आपको वो आ जाएंगे। तो एज पर क्वेश्चन जो आपको क्राइटेरिया के हिसाब से जो डिस्प्ले होते हैं आप फिल्टर के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच की इज यूज टू रीनेम ए फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको रीनेम करने के लिए कौन से कमांड यूज किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, जो कि आपको F2 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पर बोला गया है विच की इज यूज टू इंसर्ट न्यू सीट इन MS एक्सेल। तो अगर आपको एक न्यू सीट इंसर्ट करना है तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट F11। इस रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोगों को सोच रहा था बता दूं, तो आइए देख लेते हैं फंक्शन की के इसके अलावा और भी क्या क्या वर्क होते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता चलता हूँ। इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको ही आगे जाके बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप अगर MCQ रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बाय किए होंगे तो आपको उसमें भी आपको एज ए नोट्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जो इंटरनल स्टूडेंट है उनको तो डायरेक्टली जो भी नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो कि आपको फंक्शन वाले जो कमांड है वो आपको किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्चुअली जो नोट्स है जो कि फंक्शन की पे बेस्ड है, जिसमें आपको सारे फंक्शन की के जो यूज होते हैं वो आपको बताए गए हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप
कोई भी जब क्वेश्चंस को, चाहे एमसीक्यू हो या फिर आपको स्किल टेस्ट हो, जब आप दीजिएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। तो जैसे कि पहला जो आपको है F1, तो F1 का जो रोल होता है वो आपको हेल्प की तरह यूज होता है, और उसके अलावा इसका जो यूज होता है, जब आप बायोस या फिर विंडोज को ओपन करते हैं तो आप जब F1 क्लिक कीजिएगा तो आपको जो सीमोस सेटअप होते हैं या बायोस सेटअप होते हैं, इसमें आपको इन करते हैं। तो इसमें अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि बायोस में आप किस तरह से जा सकते हैं, तो आपको F1 भी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन ये भी आपको अलग अलग जो कंपनी के सिस्टम रहते हैं उसमें आपको डिपेंड करते हैं। किसी में F2 से वर्क करेंगे, किसी में आपको F10 से भी वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में रहेंगे तो आप F1 दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट हो गए F2। F2 के जो मेन जो वर्क होते हैं आपको रीनेम के लिए होते हैं, जो कि आप रीनेम, चाहे आप फोल्डर हुए या फिर आप फाइल हुए, उसे आपको रीनेम करने हैं तो आप F2 से क्लिक करके आप उसे रीनेम कर सकते हैं। दूसरा चीज मैंने कहा कि बायोस में आपको जो कि सीमोस वाले जो सेटअप रहते हैं उसमें आपको जानने के लिए ये भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप F2 से आप इन कर सकते हैं। थर्ड आपको जैसे कि कंट्रोल F2, जब आप कंट्रोल F2 प्रेस कीजिएगा तो आप डायरेक्टली प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको हो गए अल्ट F2। इसके जो वर्क होते हैं आपको सेव एज के लिए यूज होते हैं। आप डायरेक्टली फाइल मेन्यू में जाके सेव एज यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अल्ट F2 से भी सेव एज कर सकते हैं, जो कि आपको MS एक्सेल में ये जनरली वर्क करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपको है शिफ्ट F2, और जो शिफ्ट F2 का जो यूज होता है वो आपको एक सेल के जो कुछ कमेंट लिखने के लिए होते हैं, जो कि आपको एक्सेल में वर्क करते हैं। इस रिगार्डिंग आप लोग कल डिस्कशंस भी कर रहे थे कि कमेंट बॉक्स किस तरह से यूज होते हैं, और जो कि हमारा जो MCQ ग्रुप है उसमें आप लोग का डिस्कशंस हो रहा था बॉयज ग्रुप में, तो उसमें मैंने कुछ इमेज भी डाला था जो कि कमेंट बॉक्स से रिगार्डिंग वो किस तरह से शो करते हैं। तो देखिए उसे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब ऊपर ऊपर से समझिएगा तो शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए, तो इसे समझने के लिए आ जाते हैं थोड़ा एक्सेल में। तो जिससे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रखा है, मैं चाह रहा था कि रोहित में कुछ कमेंट ऐड करूँ। तो कमेंट ऐड करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको इंसर्ट कमेंट, ये वाले आपको शो करेंगे। जब आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ शो कर रहे हैं कि कुछ आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके दे रहा हूँ एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पूरी, ठीक है। आप यहाँ से इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बड़ा छोटा आप मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ भी जो भी लिखना चाहें आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जब यहाँ से लिखने के बाद कर्सर नॉर्मली इधर रखिएगा या कहीं भी रखिएगा तो आपको वो हट जाएंगे। अब रहा बात इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जब आप यहाँ कर्सर रखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं केवल कर्सर ले जा रहा हूँ, जो कि एज ए सजेशन आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स यही हुए, आपको इस तरह से आपको शो करते हैं। तो उसे इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है शिफ्ट F2। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर इस तरह से कर्सर रख के यहाँ पर शिफ्ट F2 करता हूँ तो ये आपको कमेंट बॉक्स वाले डायलॉग बॉक्स ये आ गए, ठीक है। तो इसके जो शॉर्टकट की है आपको शिफ्ट F2 है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए F3 में। F3 में सबसे पहला जो वर्क होता है, आपको जब विंडोज में रहिएगा तो वहां पर फाइंड करने के लिए वर्क किए जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ फाइल को सर्च करने हैं तो सर्च वाले जो बॉक्स रहते हैं आपको वो अनेबल हो जाते हैं, वहां पर आपको टाइप करने के ऑप्शंस देते हैं। इसके अलावा जब MS डोज में कोई कमांड, अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप कुछ रिपीट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको F3 का यूज होता है। ये भी एक्चुअली कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी कमांड यूज करना है या रिपीट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका जो यूज होता है आप F3 के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज होते हैं कि आपको जब ब्राउजर में भी रहिएगा, तो जैसे क्रोम हुए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हुए या एज ब्राउजर हुए, तो कोई भी ब्राउजर में रहिएगा वहां पर भी जब आप F3 प्रेस कीजिएगा तो वो आपको फाइंड वाले जो ऑप्शंस रहते हैं वो खुलेंगे। तो मेनली इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, जो फाइंड वाले जो ऑप्शंस रहते हैं आप उसे अनेबल करने के लिए F3 का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और है, जब ये इसे आप शिफ्ट के साथ यूज कीजिएगा तो ये एक्चुअली अपर केस टू लोअर केस वाले जो चेंज होते हैं, इसे मैंने आपको शॉर्ट कमांड वाले एक नोट्स दिया था, उसमें भी आपको ये चीज बताया हुआ है कि जब आप अपर केस या लोअर केस वाले जो चेंज करते हैं तो आप शिफ्ट F3 से भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए F4 में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कंट्रोल F4 ये आपको कोई भी प्रोग्राम जिसे रन कर रहे हैं, चाहे विंडोज में हुए या फिर MS ऑफिस में हुए, तो आपको वो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किए जाते हैं। और अगर वो प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कोई खुले हुए नहीं है, डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप में है, तब इस कमांड से आप डायरेक्टली शटडाउन वाले जो डायलॉग बॉक्स है वो आप अनेबल कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप कंट्रोल F4 कीजिएगा तो भी आपको सेम क्लोज वाले विंडोज खुलेंगे, लेकिन इसमें जो रहेंगे आपको विंडोज वाले जो रहते हैं उसमें आपको ये ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि MS ऑफिस वाले रहेंगे उसमें आपको ये वर्क नहीं करेंगे, लेकिन अपग्रेड वाले वर्जन में कंट्रोल F4 से भी आप क्लोज कर सकते हैं।
उसके अलावा F4 का एक और यूज है कि जब आप ब्राउजर में रहिएगा तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो एड्रेस बार रहते हैं उसमें आपको डायरेक्ट जाने के लिए F4 का यूज किया जाता है। और जब आप MS वर्ड में रहिएगा तो इसमें आपको एक रिपीटेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कमांड को अगर कॉपी करना चाहें या फिर कोई भी ऐसा कमांड जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप F4 यूज कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग ऐसे ना समझ पाए। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर पैसेज रखा हुआ है और इसके मैं कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल मैं इसके कुछ कलर यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ से करके इस ऑप्शंस वाले मेन्यू में जाके इसे कलर चेंज किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसे कलर चेंज करूँ, इसे कलर चेंज करूँ या फिर इसे चेंज करूँ। तो जब मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, मैं ऊपर वाले ऑप्शंस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्टली F4 जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए चेंज हो गया। फिर मैं डबल क्लिक करके यहाँ इस तरह से सेलेक्ट करके मैं इस तरह से सेलेक्ट करके इस तरह से F4 कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ F4 करता जा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक वो जो भी रिपीट हो रहे हैं, जो कि एज ए कमांड कॉपी होते हैं, आपको रिपीट होते जाते हैं। तो कोई भी कमांड को रिपीट करने के लिए आपको F4 वाले क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपको F5 के क्या यूज हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, F5 के सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं रिफ्रेश करने के लिए होते हैं, जो कि रीलोड हुए हैं या फिर रिफ्रेश हुए, तो इसके यूज होते हैं, जो कि आपको ब्राउजर में भी काम करेंगे और एज ए विंडोज भी आपको काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट में रहिएगा तो F5 से आपको होते हैं स्लाइड व्यू, जो कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आपको जाने के लिए आपको स्लाइड व्यू जिसे आप कर सकते हैं, जो कि F5 से आप कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप MS वर्ड में रहिएगा तो उसमें आपको जो फाइंड एंड रिप्लेस वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, जो कि फाइंड एंड रिप्लेस वाले आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करने हैं तो कंट्रोल F से करते होंगे या कंट्रोल G से करते होंगे या कंट्रोल H से करते होंगे, जो कि ये वाले जो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होते होंगे। इसमें भी कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहते हैं सर डायलॉग बॉक्स किसे कहते हैं। ये जो आपको ऑप्शंस खुल रहे हैं ये आपको डायलॉग बॉक्स हो गए, और ये वाले जो ऑप्शंस खुल रहे हैं ये आपको ग्रुप हो गए। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं, कौन से मेन्यू के अंदर किस ग्रुप के अंदर कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो वो चीज आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और इसमें भी रहते हैं कि कौन से की प्रेस करने से कौन से डायलॉग बॉक्स खुलते हैं। तो इसे मैंने F5 करके ओपन किया है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज है ओपन गो टू। आपको गो टू वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ये MS एक्सेल में वर्क करते हैं। जिस तरह से आपको वर्ड में वर्क किए उसी तरह आपको MS एक्सेल में गो टू वाले जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको अनेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए F6 के। F6 का जो यूज होता है, आप जब ब्राउजर में रहिएगा तो जो एड्रेस बार होते हैं आपको कर्सर वहां पर ले जाने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए जब रहते हैं तो उसके यूज होते हैं। उसके अलावा जब आप MS ऑफिस वाले फाइल में रहिएगा तो आपको उसे टॉगल करने के लिए, टॉगल करने के मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच करने के लिए आप कंट्रोल F6 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए F7 में। F7 का जो मेनली यूज होता है आपको ग्रामर चेक करने के लिए कर सकते हैं, आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। आई थिंक ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप लोग जानते ही होंगे। उसके अलावा एक और यूज होता है जो कि आपको रिसर्च वाले जो डायलॉग बॉक्स होते हैं, लेकिन ये वाले उतने यूज नहीं होते, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद बस रख लीजिएगा कि रिसर्च वाले जो ऑप्शंस रहते हैं आपको सिर्फ F7 से ओपन होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए F8। F8 के ज़्यादा यूज नहीं है, मेनली इसके यूज होते हैं आपको जब विंडोज ओपन करते हैं, जो कि आपको बूट कर सकते हैं। बूट जब कीजिएगा तो आपको सेफ मोड में ओपन करने के लिए आपको F8 का यूज किया जाता है। लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि आप सेफ मोड में किस तरह से बूट कर सकते हैं। जो कि सेफ मोड में आपको बूट करना है तो आपको F8 से क्लिक करना पड़ेगा। जब आपके सिस्टम बूट होंगे तो आपको F8 कीजिएगा तो आपको सेफ मोड में आपको बूट हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं F9 में। F9 के जो यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो आउटलुक होते हैं, जो कि आप ईमेल क्लाइंट कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ईमेल क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो आउटलुक वाले जो हैं आपको ईमेल क्लाइंट हो गए। तो इसमें यूज होते हैं जब आप मेल सेंड कीजिएगा तो उसके लिए आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग उतना समझ में नहीं आए, जब आप आउटलुक यूज कीजिएगा तो शायद उसे आप थोड़ा सा बेटर समझ पाए। उसके अलावा जैसे कि आप कंट्रोल F9 इसे आपने यूज किया होगा, जो कि वर्ड में आप मैनुअल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल F9 जो कि करली ब्रैकेट ऑन होता है, उसके बाद इक्वल टू लेफ्ट सम, इस तरह से आप जो यूज करते होंगे उसके लिए आपको कंट्रोल F9, जो कि मैंने स्किल टेस्ट में आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत सारे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है। इसे आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं आप सिंपल सा ये समझिए कि मैनुअल जो फार्मूला इनपुट होते हैं तो उसमें आपको कंट्रोल F9 यूज होते हैं। और उसके अलावा जो अल्ट F9 यूज होते हैं आपको मेल मर्ज वाले जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने रहते हैं वहां पर आपको यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए F10 में। F10 में आपको जो शिफ्ट F10 है इसके यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करते हैं इसे थोड़ा सा समझने के लिए आ जाइए वर्ड में।
और जैसे कि जब आप यहाँ पर शिफ्ट F10 कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट F10 कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली राइट क्लिक वाले जो ऑप्शन है वो आपको ओपन हो रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास माउस नहीं है और आपको अगर राइट क्लिक करने हैं तो आप शिफ्ट F10 से आप राइट क्लिक को अनेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो एक अदर यूज है, जो कि आप जब बूट करते हैं तो बायोस वाले जो सेटिंग रहते हैं उसमें आपको इन करने के लिए F10 का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है आपको F11 का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपको फुल स्क्रीन करने के लिए और एग्जिट फुल स्क्रीन, जो कि सेम की से आपको फुल स्क्रीन भी होंगे और जो फुल स्क्रीन को आपको एग्जिट करने हैं वो भी आपको सेम की से होंगे। उसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है कि अगर आपको एक नया सीट इंसर्ट करना है, जो कि आप MS एक्सेल में कोई भी नया सीट इंसर्ट करते होंगे, तो सीट इंसर्ट करने का एक तरीका होता है कि राइट क्लिक करके, जो कि आपको सीट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और इंसर्ट न्यू सीट करते होंगे, तो उसका एक शॉर्टकट है शिफ्ट F11। जब आप शिफ्ट F11 कीजिएगा तो आपको एक न्यू सीट इंसर्ट होंगे, और कंट्रोल F11 कीजिएगा तो एक ये मैक्रो करके एक जो अनेबल होते हैं, एक्चुअली इसके थोड़ा सा मैं आपको अंतर भी अभी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि वो किस तरह से रहते हैं। तो पहले देख लीजिए शिफ्ट F11 वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो जैसे कि आपको कोई सीट इंसर्ट करना है, आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट करते होंगे, और अगर उसे आपको शॉर्ट कमांड के थ्रू करना है तो आपको शिफ्ट F11 कीजिएगा तो आपको वो सीट इंसर्ट हो जाएंगे। जितनी बार आप शिफ्ट F11 करते जाइएगा उतने आपको सीट इंसर्ट होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार आते हैं कि आपको किस तरह से वो सीट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये मैक्रो वाले जो ऑप्शंस रहते हैं आपको वो क्या है। तो जब आप कंट्रोल F11 कीजिएगा तो यहाँ मैक्रो वाले ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली अंतर क्या रहते हैं सीट में और मैक्रो में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 45 और ये कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ सम करना चाह रहा हूँ, इतना प्लस इतना, ठीक है। जब मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ तो ये देखिए एक्चुअली कैलकुलेट सारे हो रहे हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से ओपन रह रहे हैं। इसे एक आप ऑप्शन से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल और टिल्ट वाले जो ऑप्शंस रहते हैं इसे आपको अनेबल और डिसेबल होते हैं, जो कि आप एज ए सीट और एक जो माइक्रो दोनों में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आई थिंक आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नेक्स्ट हो गए अल्ट F11 का यूज, जैसे आप अगर MS वर्ड में हैं और आपको उससे रिलेटेड आपको वर्चुअल बेसिक वाले विंडोज ओपन करनी है, तब वहां पर आप अल्ट F11 प्रेस कीजिएगा। लेकिन आई थिंक जब आप थोड़ा सा एडवांस मोड में जब जाइएगा तो उसके यूज वहां पर ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपको लाइट यूज के लिए आपको वो नहीं रहते, क्योंकि वर्चुअल बेसिक को थोड़ा सा कमांड फॉन्ट वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें आपको यूज बहुत कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए F12 में। तो F12 के जो मेन यूज होते हैं वो आपको सेवेज करने के लिए होते हैं। दूसरा जो होते हैं आपको शिफ्ट कंट्रोल F12, इसके जो यूज होते हैं आपको प्रिंट वाले जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उसे ओपन करने के लिए होते हैं। और अगर आप कंट्रोल F12 कीजिएगा तो आपको ओपन एज ए डॉक्यूमेंट, जो कि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए उसके यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको जो फंक्शन वाले सारे की आपको समझ में आ गए होंगे कि किसके साथ क्या यूज होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो बोलिएगा, मैं थोड़ा सा और डिटेल से उसे समझा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई सेक्शंस में डाउट्स हो रहे हैं या कोई भी क्वेश्चंस आपको चाहते हैं कि रेज करना, तो आप उसे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उस रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर MCQ से रिलेटेड थोड़ा सा और डीपली से पढ़ें या उसके जो क्वेश्चन को बनाएं, तो आप हमारे ऐप्स या फिर ब्राउजर में जाके हमारे जो पैकेज, जो कि आपको 150 रुपीज़ में आपको 20 सेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो कि आपको 100 क्वेश्चंस पर सेट्स हैं। MCQ वाले जो भी क्वेश्चंस है आपको रिसेंट जो MCQ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प करेंगे, जो कि आपको अभी रिसेंट एग्जाम जो RI के एग्जाम है या ICMR के एग्जाम है, तो उन सब में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो अगर आप उसे बाई करना चाहते हैं, आप हमारे ऐप्स में विजिट कर सकते हैं या हमारे जो वेबसाइट है आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। या उसके अलावा जैसे अगर स्किल टेस्ट से रिलेटेड भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और अगर किसी तरह का फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।